नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का विद्यासागर गुरुजी यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप सभी को पता है, हम लोगों ने अपना साइंस जो है सब्जेक्ट स्टार्ट कर दिया है। तो उसमें हम लोग कल फिजिक्स पढ़े थे, आज केमिस्ट्री पढ़ लेते हैं, कल बायो, उसके बाद से दो दो दिन जो है आपको पर सब्जेक्ट साइंस का दिया जाएगा। तो केमिस्ट्री हम लोग आज शुरू कर रहे हैं। कल का वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा, और आज के वीडियो में क्या आप बेनिफिशियल है या नहीं आप लोग अपना राय दे सकते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है कि अमोनिया के सृजन के काम में आने वाली गैसें कौन कौन सी है। तो अमोनिया को आप सभी को पता है, अमोनिया का गैस क्या होता है, NH3। ठीक है, तो यहाँ जो देखेंगे अमोनिया आपका, उसमें गैस कौन कौन सी होगी, तो इसमें नाइट्रोजन और हाइड्रोजन पाया जाएगा। ठीक है, तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन इसमें देखिए मुख्य रूप से आपका हो जाएगा, तो ऑप्शन डी हो जाएगा इसमें, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन। अब इसमें जितने फैक्ट्स हैं उसको देखिए, आपका कह रहा है कि नाइट्रोजन तथा हाइड्रोजन के मिश्रण से अमोनिया गैस बनाया जाता है। अमोनिया का औद्योगिक पैमाने पर जो उत्पादन होता है वो हैबर प्रोसेस से होता है। ठीक है, हैबर विधि से होता है। बहुत बार ये क्वेश्चन आया हुआ है आपका। तो हैबर प्रोसेस याद रखना किसके लिए यूज होता है, अमोनिया के औद्योगिक पैमाने पर निर्माण के लिए। अमोनिया का यूज़ कहाँ कहाँ होता है, रेफ्रिजरेटर में, यूरिया के निर्माण में इसका मुख्य रूप से उपयोग है। अब अगर ऑक्सीजन के खोज की बात किया जाए तो इसके जैव पृष्ठले हैं जी, इनके द्वारा ऑक्सीजन खोजा गया था। और ऑक्सीजन का प्रॉपर्टीज है कि ये गंधहीन, रंगहीन गंधहीन वायु है। और कह रहे हैं यह स्वयं नहीं जलती है लेकिन जलने में सहायक होती है। कोई भी फायर लगता है तो उसमें ऑक्सीजन की उपस्थिति जो है वो बहुत ज़रूरी होती है। ठीक है, तो ये O2 जो है ये जलता नहीं है बल्कि जलाने में सहायक सिद्ध होता है। इसको हम लोग प्राण वायु के नाम से भी जानते हैं। जैसे कि आप सभी को पता है, हम लोग को जीने की मुख्य आधार क्या है, सांस के लिए ऑक्सीजन, तो इसको हम लोग प्राण वायु भी बोलते हैं, लाइफ एयर। और इसी का एक अप्रूप है आपका ओजोन। ठीक है, ऑक्सीजन का ही है जिसको हम लोग ओजोन बोलते हैं, ऑक्सीजन का ही अप्रूप है, जो सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी की सतह से आने से रोकती है। ठीक है, तो अल्ट्रावायलेट को 3 श्रेणी में बांटा गया है, अल्ट्रावायलेट ए, UVA, B और C। ठीक है, आप सभी को पता है। तो यहाँ से जो भी है आप आगे जो पढ़ाया हुआ है, मैंने CDPO का प्रैक्टिस सेट कराया है, उसमें डिटेल्स बताया हुआ है। आगे देखिए कह रहा है समुद्र तल से ये जो है कितना ऊंचाई पे है ओजोन गैस, तो 25 से 30 किलोमीटर है, यहाँ डैश होना चाहिए, 25 से 30 किलोमीटर तक इसका ऊंचाई पर ओजोन की सतह है। इसका उपयोग क्या होता है ओजोन का आपका, तो कृत्रिम रेशा बनाने में और कीटाणुनाशक के रूप में और खाद्य पदार्थों को सड़ने से बचाने के रूप में, अर्थात प्रिजर्वेटिव के भी रूप में हम लोग इसको यूज कर सकते हैं। आगे कह रहा है हाइड्रोजन को क्या भविष्य का ईंधन कहा जाता है, और इसमें न्यूट्रॉन नहीं होता है। ठीक है, ये हाइड्रोजन एक हो गया जिसका नाम एक प्रोटियम भी है, क्योंकि इसमें देखिए आपको प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। ठीक है, जब न्यूट्रॉन निकालना रहता है तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या और प्रोटॉनों की संख्या क्या करते हैं हम लोग, माइनस कर लेते हैं। ठीक है, तो प्रोटॉन माइनस इलेक्ट्रॉन करेंगे आपको, तो दोनों का एक एक है तो घटाएंगे तो कितना आ जाएगा आपका, शून्य आ जाएगा। ठीक है, तो ये जो शून्य आएगा तो यहाँ पर न्यूट्रॉन की संख्या क्या हो जाएगी, न्यूट्रॉन की संख्या आपका 0 हो जाएगी। तो इसमें हाइड्रोजन में नाइट्रोजन नहीं, न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता है। और इसका खोज जो है वो कौन किया है, हेनरी कैवेंडिश। ठीक है, अब चलिए इस पे आते हैं। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक है, तीनों का हम लोग पढ़ लेते हैं। ये केवल आता है क्वेश्चन कि कितने समस्थानिक है, तो 3 है। कौन कौन सा है, तो एक प्रोटियम है, दूसरा जो है वो ड्यू से जोड़ दिया गया है, ड्यूटेरियम, और 3 है तो आपका हो जाएगा ट्राइटियम। ठीक है, जिसका उपयोग, हाइड्रोजन का उपयोग कहाँ कहाँ होता है, तो रॉकेट के ईंधन में, गैसोलीन के निर्माण में, और हैबर प्रोसेस द्वारा जब अमोनिया बनता है, ऊपर में पढ़ा, इसमें भी हाइड्रोजन का यूज़ होता है। और नाइट्रोजन की बात किया जाए तो आपका नाइट्रोजन का खोज किसने किया है, रदरफोर्ड ने 1722 ईस्वी में। ठीक है, आगे देखिए कह रहा है कि पृथ्वी की पपड़ी में, ठीक है, जो पृथ्वी की भूपरपटी है उसमें कह रहा है विशुद्धतम रूप से पाई जाने वाली धातु कौन सी है, तो विशुद्ध रूप से आपको पाया जाता है वो है प्लेटिनम। ठीक है, कह रहा है कि सोडियम का, यहाँ पर देखिए यहाँ पर है प्लेटिनम। अब यहाँ पर एक चीज़ और हम लोग जान जाइए कि डाउस प्रोसेस जो है, ये जो डाउस प्रोसेस होता है, ये इससे किसका निर्माण होता है, सोडियम का। ठीक है, जैसे ऊपर हैबर प्रोसेस अमोनिया के लिए है, उसी तरह से आपका डाउन्स प्रोसेस है, ये भी आता है, तो इससे सोडियम का निर्माण होता है। ठीक है, तो पृथ्वी की पापड़ी में विशुद्ध रूप से पाई जाने वाली धातु प्लेटिनम हो गया। सोडियम के निष्कर्षण डाउन्स मेथड हो गया, प्रोसेस हो गया। कह रहा है कि उसके बाद से धोने की सोडा का
आप सभी को ये भी क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है। धोवन सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? Na2CO3 इंटू 10H2O, और इसका नाम है, रासायनिक नाम सोडियम कार्बोनेट, जिसका उपयोग कपड़ा साफ करने और कठोर जल की मृदु जल बनाने में किया जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 3 नंबर क्वेश्चन पे आइए। तो थर्ड क्वेश्चन आपका कह रहा है, थर्ड नंबर क्वेश्चन है आपका, यहाँ पर अभी इसका और भी व्याख्या है, व्याख्या देख लेते हैं। क्योंकि व्याख्या देखिए, ये जो बुक है आप सभी को पता है, बुक में व्याख्या इसलिए है कि आप सभी को ये इतनी चीज़ें दे देगी इस व्याख्या में कि इससे बाहर कुछ भी, कोई भी एग्जाम दीजिए, पीसीएस लेवल का हो, दरोगा हो, या फिर कोई भी किसी भी चीज़ का एग्जाम दे रहे हैं, तो इसमें ऐसा चीज़ है कि आपको इससे बाहर बिल्कुल नहीं आएगा। ठीक है, जैसे खाने वाली सोडा सोडियम बाइकार्बोनेट, देखिए NaHCO3 होता है, इसका उपयोग बेकिंग पाउडर या खाने के सोडा के रूप में यूज करते हैं। फिर देखिए आपका सोडियम सल्फेट के बारे में जो बोल रहा है, वो कह रहा है कि इसको हम लोग ग्लोबल साल्ट कहते हैं, इसका उपयोग दवा और कांच बनाने में होता है, जिसका कि रासायनिक सूत्र होता है NaNO2SO4 इंटू 10H2O। आगे देखिए कर रहे हैं सोडियम थायोसल्फेट, जिसको हम लोग हाइपो बोलते हैं। हाइपो आपका यूज होता है फोटोग्राफी में, देखिए दे रहा है आपका, फोटोग्राफी में होता है उपयोग सोडियम थायोसल्फेट। तो सोडियम थायोसल्फेट का रासायनिक सूत्र होता है Na2H2O3 इंटू 5H2O। अब यहाँ पर तांबा का निष्कर्षण देखा जाए तो तांबा किससे निष्कर्षित किया जाता है आपका? तो कॉपर पाइराइट से। कभी कभी क्वेश्चन आता है कि कॉपर, ये जो पाइराइट है किसका अयस्क है, तो वहाँ केवल पाइराइट लिखा रहता है। ठीक है, तो आपको समझना होगा कि ये तांबा का ही पूछ रहा है। ठीक है, आगे चलिए कर रहा है कि कॉपर सल्फेट इसी का है अप्रूव, इसी से बनता है, तो इसको बोलते हैं हम लोग ब्लू विट्रियोल। ठीक है, जिसका हिंदी में बोलते हैं हम लोग क्या चीज़? नीला थोथा। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको? नीला थोथा। ठीक है, तो नीला थोथा का रासायनिक सूत्र भी कभी कभी रेलवे में बहुत बार ये क्वेश्चन आया हुआ है। नीला थोथा आपको किसका रासायनिक सूत्र होता है? तो CuSO4 इंटू 5H2O का, कॉपर सल्फेट। तो आगे देखिए कर रहा है मैग्नीशियम का निष्कर्षण कार्नेलाइट अयस्क से किया जाता है। ये देखिए, ये भी बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है आपका कि कार्नेलाइट जो है ये किसका अयस्क है? तो ये आपका मैग्नीशियम का है। अब इसका रासायनिक सूत्र होता है KCl इंटू MgCl2 इंटू 6H2O, जिससे कि आपको मैग्नीशियम का निष्कर्षण किया जाता है कार्नेलाइट से। इसका उपयोग फोटोग्राफी, आतिशबाजी एवं मिश्र धातु के निर्माण में होता है। और कह रहा है आपका कि ड्यूरालुमिन जो है वो मैग्नीशियम का मिश्र धातु है। ठीक है, ध्यान देना है, ये ड्यूरालुमिन जो है ये किसका मिश्र धातु है? मैग्नीशियम का ही। इसका उपयोग हवाई जहाज के निर्माण तथा प्रेशर कुकर के निर्माण में भी होता है। आइए आगे बढ़ते हैं। तो आपका कह रहा है कि भू प्रॉपर्टी, जिसको हम लोग क्रस्ट बोलते हैं, कि सबसे अधिक मात्रा क्या पाया जाता है? यहाँ ध्यान देने के बाद है, भू प्रॉपर्टी में सबसे अधिक मात्रा है ऑक्सीजन का, उसके बाद से दूसरे स्थान पर सिलिकॉन का, उसके बाद से है एल्युमिनियम का। क्लियर? ये भी क्वेश्चन आता है, भू प्रॉपर्टी में सबसे अधिक मात्रा है ऑक्सीजन का। ठीक है, उसके बाद सिलिकॉन है। अब चलिए कर रहा है जल का शुद्धतम रूप क्या है? तो जल का शुद्धतम रूप है वो आपका वर्षा का जल है। ठीक है, शुद्ध होता है एकदम, इस ना अम्लीय होता है और ना क्षारीय होता है। ठीक है, तो ये वर्षा का जल जो है वो शुद्ध पाया जाता है। अब देखिए कर रहा है कि पैरासीटामोल जो है वो, पैरासीटामोल क्या है? तो आप सभी को पता है, जैसे ही फीवर होती है हम लोग को क्या बोलते हैं कि इसको खा लेना है, तो वो पीड़ाहार के रूप में कार्य करता है। ठीक है, तो ये आपका एक तरह का पीड़ाहार है। अब कह रहा है कि सल्फा ड्रग्स जो है यह जीवाणुओं को नष्ट करता है। इसका निर्माण सल्फर और नाइट्रोजन से होता है। इसका एग्जाम्पल क्या है सल्फा ड्रग्स का? तो सल्फानिलमाइड जो है, या सल्फा डाइजिन जो है, या फिर सल्फा थायोजोन, ये सब जितनी भी दवाइयाँ या आपको रासायनिक ये जो सूत्र दिया हुआ है, नाम दिया हुआ है रासायनिक नाम, ये सब आपका क्या है? एक तरह से ये सल्फा ड्रग्स है। और पैरासीटामोल क्या है आपका? तो एक तरह का पीड़ाहार। अब आइए देखिए कर है क्लोरोमाइसिटिन क्या है आपका? तो क्लोरोमाइसिटिन एक तरह का आपका यूज होता है एज ए क्या चीज? देखिए आपका प्रतिजैविक के रूप में। ठीक है, ये आपका एक तरह का एंटीबायोटिक है। अब देखिए कर रहा है कि इसका जो निर्माण है वो सूक्ष्म जीवाणु या कवक से होता है। जितनी भी एंटीबायोटिक होती है आप सभी को पता होना चाहिए कि वो या तो बैक्टीरिया होता है या फिर आपका फंगस होता है। ठीक है,
और ये सब जितने भी फंगस होते हैं वो एक विशेष प्रकार के, जैसे कि हम लोग के घर में कोई चीज़ खाना रख देते हैं तो तुरंत उसमें कवक या फंगस लग जाते हैं, तो वो कवक और फंगस जो है वो विशेष प्रकार के पेपर पे यूज़ किया जाता है कि किस किस चीज़ पे किस तरह के फंगस उगेंगे, किस तरह के कवक उगेंगे, तो उसी का यूज़ करके आपको ये प्रतिजैविक या एंटीबायोटिक बनाया जाता है। तो उसी में आता है, देखिए ये भी क्वेश्चन आया हुआ है आपका, क्लोरोमाइसिटिन क्या है एक तरह का, तो वो प्रतिजैविक है या प्रतिजीवाणिक भी बोलते हैं, एंटीबायोटिक जिसका इंग्लिश नाम है। तो ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, आपको बता दें। करें, ये औषधियाँ अन्य जीवाणुओं को मारती है, एंटीबायोटिक का काम है, और उनकी वृद्धि को रोकती है। सचेज क्या है आपका, देखिए इसमें एग्जाम्पल टेट्रासाइक्लिन, जेंटामाइसिन और आपका स्ट्रेप्टामाइसिन, क्लोरोमाइसेटिन, ये सब जितनी भी दवाइयाँ हैं ये क्या है आपका, ये सब आपको एंटीबायोटिक के रूप में काम करती है। और एंटीसेप्टिक क्या होती है, तो यह भी जीवाणुओं को नष्ट करती है, किंतु यह घाव भरने में भी सहायक होता है, ठीक है। जैसे कि आपका इथाइल आयोडाइड, फिनॉल फॉर्मल्डिहाइड, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, ये सब क्या है आपका एंटीसेप्टिक है, ठीक है। जैसे कि आपका एक काम करता है, उसी का एक एग्जाम्पल है आपका बोरोप्लस, ठीक है। तो वो भी एक तरह की एंटीसेप्टिक की काम करती है। अब उसमें देखेंगे तो आपका इसमें से कोई ना कोई कंपोजिशन जरूर रहेगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन पे ये करें, वनस्पति घी के औद्योगिक उत्पादन की प्रक्रिया में शामिल है आपका कौन सा, तो घी, इसमें देखिए वनस्पति से जो घी निकलता है वो आपका अपचयन प्रक्रिया से होता है, और इसमें निकेल का उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ देखिए वनस्पति घी के औद्योगिक उत्पादन की प्रक्रिया को अपचयन कहते हैं, और इसमें उत्प्रेरक के रूप में क्या यूज होता है, निकेल यूज होता है, निकेल का प्रयोग होता है। और इसका जो है, इस उत्प्रेरक का कौन सा बोला था, खोज किया था, तो बर्जिलियस साइंटिस्ट ने आपको उत्प्रेरक का खोज किया। अब देखिए कह रहा है, वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी पदार्थ का ऑक्सीजन से संयोजन होता है या हाइड्रोजन का निष्कासन होता है, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, विद्युत ऋणात्मकता जो है वो विद्युत ऋणात्मक जो है तत्व से संयोग होता है, या धनात्मक तत्व में कमी होती है, उसको हम लोग ऑक्सीकरण बोलते हैं, ठीक है। तो विद्युत ऋणात्मकता जो बढ़े, ठीक है, यहाँ पर स्पष्ट है, और धनात्मकता में क्या है उसका कमी आए, तो हम लोग उसको ऑक्सीकरण बोलते हैं, क्लियर है। अब चलिए एक चीज़ आपको बता दें, सिंपल चीज़ में अगर आपको ऑक्सीडेशन नंबर बहुत सारे एलिमेंट का पता होगा, तो जिसका रिएक्शन से पहले, जैसे A+B कोई रिएक्शन कर रहा है और उसमें आपका C+D कोई प्रोडक्ट बन रहा है, तो इसमें जो ए का पूर्व में जो होगा ऑक्सीडेशन नंबर ए एलिमेंट का, तो आपको ओ और एच का ले लेना है, ठीक है। ओ का होता है कितना, एच का कितना होता है, ये सब आपको सब जानना चाहिए। तो ओ का -2 और एच का +1 लेकर और सॉल्व करेंगे कि ए एलिमेंट जो है उसमें जो मुख्य तत्व है उसका कितना इधर ऑक्सीडेशन नंबर है और इधर कितना है। अगर इससे इधर बढ़ रहा है तो इस तत्व का सिंपली बोलेंगे कि ऑक्सीडेशन हो रहा है, और अगर घटेगा, ठीक है, उसमें आपका, तो बोलेंगे कि रिडक्शन हो रहा है। या सिंपल भाषा में जैसे इसमें लिखा हुआ है आपको कि ऑक्सीजन से संयोग होता है, ठीक है, सिंपल भाषा में जिसमें ऑक्सीजन का संयोग होता है वो ऑक्सीकरण होता है, या फिर आपका हाइड्रोजन का निष्कासन होता है तो भी आपका ऑक्सीडेशन होता है, और जस्ट इसका अपोजिट हो जाता है रिडक्शन, मतलब अवकरण, जिसको हम लोग बात जानते हैं, ठीक है। तो इस पे विशेष चर्चा किया जाएगा आगे। आगे बढ़ते हैं, कर रासायनिक रूप से गन्ने की शर्करा जो है वो एक तरह का क्या है, वो सुक्रोज के रूप में पाया जाता है, ठीक है। जैसे कि आपका दूध का जो शर्करा होता है वो किस रूप में पाया जाता है, तो आपका लैक्टोज होता है। उसी तरह से कह रहा है कि जब गन्ना का शर्करा होता है उसको हम लोग सुक्रोज के नाम से जानते हैं, ठीक है। और जो फल का मीठापन होता है उसमें क्या पाया जाता है आपका, तो फल से फ्रुक्टोज मिला लेना है, ठीक है। ये सब आपको प्रैक्टिस सेट में कराया हुआ क्वेश्चन है। तो जितनी भी आपको चीज़ें बताई जाती है, ऐसा नहीं है इस चैनल पे कि आपको बकवास की चीज़ मिलेगी, यहाँ केवल खास चीज़ें मिलती है, ठीक है। तो ध्यान देना है, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। आगे चलते हैं, कर रासायनिक रूप से गन्ने का रस जो है सुक्रोज है, यह कार्बोहाइड्रेट के डाइसैकराइड्स के प्रकार हैं जिसमें कि 2 मोनोसैकराइड्स के अणु मिलकर बनते हैं, ठीक है। तो सुक्रोज में कौन कौन सा होता है आपका, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज, ठीक है। तो आप सभी को पता होगा। एक चीज़ यहाँ पर आपके लिए छोड़ूंगा, देखते हैं आपको पता है कि नहीं। आप लोग हमें
यहाँ पर सुक्रोज अर्थात जो शुगर होता है उसका आपको रासायनिक सूत्र जो है उसको कमेंट करके बताना है हमको कि इसका क्या होता है। ठीक है, तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, आपके कमेंट का मैं इंतज़ार करूँगा। देखते हैं कितने लोग सही जवाब दे पाते हैं। चीनी का रासायनिक सूत्र कमेंट करना है, वही है सुक्रोज आपका। तो कह रहा है ऑक्सीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें अभी अभी बताया कि इसमें क्या होता है, आपको इलेक्ट्रॉन जो होता है वो त्याग होगा, तभी तो त्याग होगा, तभी जाकर मेरा क्या होगा, उसमें ऑक्सीडेशन पावर मतलब ऑक्सीडेशन जुटेगा, तो उसमें ऑक्सीडेशन जुटेगा तो उसमें क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का त्याग होगा। क्लियर है, त्याग होगा तभी जाके ऑक्सीजन से जुड़ेगा। तो इसमें हमारा ये ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा, मतलब त्याग मतलब हानि होगा। ठीक है, तो रासायनिक अभिक्रिया जिसमें इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है। अब देखिए कर हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक है, क्वेश्चन नंबर 1 में ही हम लोगों ने पढ़ा है, कौन सा होता है आपका, 3 है। ठीक है, जो कि हम लोगों ने पढ़ा था प्रोटियम, ड्यूटेरियम और आपका ट्रेटिनम। ठीक है, तो ये 3 होता है। अब यहाँ पर कह रहा है कि हाइड्रोजन के समस्थानिक की संख्या 3 है। हाइड्रोजन के समस्थानिक जो है प्रोटिनम, जिसमें कि न्यूट्रॉन नहीं होता है, जिसको 1 1 माइनस होके 0 हो जाता है, तो इसमें न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता है। फिर ड्यूटेरियम आपका हाइड्रोजन का ही एक समस्थानिक है, जो कि आपको D21 होता है। तो इसमें भारी जल निर्माण करता है आपका D2O, और इसका अणु भार कितना होता है, 20 हो जाएगा। जैसे कि इसका अणु भार ड्यूटेरियम का 1 का 2 होता है, तो यहाँ पर 2 परमाणु है तो 2 दूनी का 4, और ऑक्सीजन का कितना होता है 16, तो 16 और 4 जोड़िएगा कितना आ जाएगा, 2 दूनी का ही 4 हो जाएगा, 16 और 4 जोड़िएगा तो आपका 20 आएगा। ठीक है, तो अणु भार कितना आया इसका 20 होगा। तथा परमाणु रिएक्टर में मंदक के रूप में किसका उपयोग किया जाता है, भारी जल का ही। ठीक है, ये क्वेश्चन आता है। फिर कह रहा है यह न्यूट्रॉनों की गति को कम करता है। मंदक के रूप में कहने का मतलब क्या, इसका यूज है रिएक्टर में, तो ये जो करता है न्यूट्रॉनों की गति को रोकता है। ठीक है, अब ट्राइटिनम जो है वो एक रेडियो सक्रिय तत्व है जो हाइड्रोजन का समस्थानिक है। ठीक है, तो ट्राइटियम एक तरह का क्या है, ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स है। क्लियर। अब चलिए आते हैं ऊपर, हम लोग ऊपर देखते हैं तो आपको मिलेगा, कह रहा है कि श्वसन के लिए समुद्री गोताखोर निम्नलिखित में से मिश्रण का उपयोग करता है। बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है आपको। तो ऑक्सीजन के साथ हीलियम लेके जाएगा। हीलियम ले जाने का रीजन क्या है कि वो जो है हीलियम बहुत वेट में कम होता है, भारी भी कम होता है, और ऑक्सीजन चूंकि पूरा हम लोग ले नहीं पाते हैं जितने मात्रा में लेते हैं, तो हमारा जो है ऑक्सीजन कम बर्बाद हो, इसलिए ऑक्सीजन जब हम लोग समुद्र में ले जाते हैं तो उसमें हीलियम को ले जाते हैं। क्लियर है, हीलियम हल्का भी होता है और ऑक्सीजन हम लोग पूरा अवशोषित भी नहीं करते हैं, इसलिए हाइड्रोजन को मिक्स करके नीचे गोताखोर लोग ले जाते हैं। क्लियर। आगे कह रहा है कि किसी निश्चित तापमान पर संतृप्त विलयन कैसा होता है। तो ये देखिए आपको, ये जो भी संतृप्त विलयन होगा उसको क्या होता है, उसमें अधिक ठोस विलय घुलने में जो होता है वो असमर्थ रहता है। ठीक है, जब संतृप्त विलयन है तो तापमान निश्चित रहेगा, तो समझ लीजिए कि उस पर ज़्यादा घोला गया है। अगर और उसको ज़्यादा घोल दिया जाए तो उसको बोलते हैं हम लोग अति संतृप्त विलयन उसको बोला जाता है। ठीक है, और वो कैसे बनता है, तो उसको जब टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो जो आपका संतृप्त विलयन है वो थोड़ा सा अति संतृप्त के लायक हो जाएगा, उसमें और भी जो है मिश्रण आप बना सकते हैं घोल कर। ठीक है, तो यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो संतृप्त विलयन का होगा, तो वो घोलने में असमर्थ रहेगा। जब टेम्परेचर सेम रहेगा तो असमर्थ रहेगा, टेम्परेचर बढ़ने पर उसमें घुलनशीलता बढ़ सकती है। अब कह रहा है, देखिए आगे पढ़ लेते हैं इसकी व्याख्या। कह रहा है किसी निश्चित ताप, ये तो वही बात है जो आपका आंसर है। आगे कह रहा है किसी निश्चित ताप पर ऐसा विलयन जिसमें विलय पदार्थ की और अधिक मात्रा उस तापमान पर घुलाई जा सकती है। देखिए आ गया वो चीज क्वेश्चन, असंतृप्त विलयन कहते हैं। ठीक है, तो इसमें है कि और अधिक मात्रा घुला सकते हैं, अभी घुलाना बाकी है, मतलब पूरा नहीं घुला है, मतलब संतृप्त नहीं बना पाए हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं कि ये असंतृप्त है, अनसेचुरेटेड है। ठीक है, और ऐसा विलयन जो मात्रा उस विलयन को संतृप्त करने के लिए आवश्यक विलय की मात्रा से अधिक घुलाई हुई हो, उसको हम लोग बोलते हैं अति संतृप्त विलयन। ठीक है, तो अति संतृप्त बनाना आपको कैसे, जैसे कि चीनी का हम लोग होता है तो उसको हम लोग को ज़्यादा अगर घुलाना रहता है तो हम लोग उबाल के जितना गाढ़ा बनाना रहता है आसानी से बना लेते हैं। सिंपल बात में समझ रहे हैं आपको।
तो उसमें क्या होता है कि टेम्परेचर बढ़ाइएगा तो जितना चीनी डालिएगा वो आसानी से घुलते चला जाएगा, ठीक है। और अगर आप नॉर्मल पानी जो है उसमें घोल के देखिएगा तो चीनी शुरू में तो बहुत तेज़ी से घुल जाएगा, क्योंकि उस समय असंतृप्त विलयन के रूप में रहता है शुरू में, ठीक है। उसमें जो विलय है वो आपका मात्रा कम रहती है, और जैसे जैसे चीनी ज़्यादा होते चला जाएगा उस मिश्रण में, तो क्या होगा, आपका एक तरह से संतृप्त हो जाएगा। उसके बाद से चीनी उसमें आसानी से घुलने वाली नहीं है। इस चीज़ को आप एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हैं, और जब उससे ज़्यादा घुलाने की ज़रूरत पड़ेगी तो आपको टेम्परेचर बढ़ानी पड़ेगी, ठीक है। तो इसमें देखिए एक शब्द का यूज आपको किया हुआ नहीं मिलेगा, ठीक है, कि निश्चित तापमान आपको इसमें लिखा हुआ अति संतृप्त में नहीं रहेगा। क्लियर है। चलिए आगे चलते हैं। कह रहा है कि लॉन्ड्री साबुन क्या है। तो लॉन्ड्री साबुन के रूप में हम लोग यूज़ करते हैं, आपको प्राकृतिक स्रोत के उच्च हाइयर वसा अम्लों के सोडियम लवण का मिश्रण होता है। ये आप लोगों ने 9th क्लास में ज़रूर पढ़ा होगा कि साबुन का निर्माण कैसे होता है। तो नेचुरली हाई जो होता है उच्च स्तरीय वसा अम्ल और आपके सोडियम के लवण के मिश्रण से साबुन का निर्माण होता है, ठीक है। तो वही आपका क्वेश्चन था। अब यहाँ पर देखिए थोड़ा सा और फैक्ट्स है कि सोडियम क्लोराइड को क्या जानते हैं हम लोग, साधारण नमक या कॉमन साल्ट के नाम से भी जानते हैं। NaCl को बर्फ के साथ मिलाकर हिम मिश्रण या फ्रीजिंग मिक्सचर बनाया जाता है, ठीक है। जो आपको यूज़ करते हैं हम लोग बर्फ फैक्ट्री में, यही होता है आपका NaCl फ्रीजिंग मिक्सचर, ठीक है। समुद्री जल में घुलनशील ठोस का 75% NaCl होता है। और फिर कह रहा है डिहाइड्रेशन में शरीर में NaCl की कमी हो जाती है। क्लियर है। अब आइए, कह रहे छोटे आकार के कणों के पदार्थ जो विलायक में अघुलनशील परंतु नग्न आंखों से दृश्य है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, निलंबन कहते हैं। जैसे कि नदी का जो गंदा जल है या वायु में जो धुआं है वो आपका एक तरह का निलंबन है, और जो नहीं दिखाई देता है नग्न आंखों से उसको बोलते हैं हम लोग कोलाइडी विलयन। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब संश्लेषित अपमार्जक क्या है। तो देखिए यहाँ पर हम लोग वीडियो को बस इतना ही रखते हैं। संश्लेषित अपमार्जक जो है, आप यहाँ पर इसका आंसर देख लीजिए, बाकी यहाँ से हम लोग कल 14 नंबर क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो संश्लेषित अपमार्जक जो है एक तरह का एरोमेटिक और एलिफैटिक सल्फोनिक अम्लों के सोडियम लवण का मिश्रण होता है। इसे साबुन रहित साबुन भी कहा जाता है, और अपमार्जक कठोर जल के साथ भी झाग उत्पन्न करता है, ठीक है। तो यही बात है, एक क्वेश्चन आता है कि जो है साबुन के जगह अपमार्जक स्थान क्यों ले लिया, क्योंकि अपमार्जक जो है वो कठोर जल के साथ भी झाग उत्पन्न कर सकता है, ठीक है। ये क्वेश्चन आता है, ठीक है। देखिए यहाँ पर एक और रीजन है कि साबुन की अपेक्षा अपमार्जक में आर्द्रता गुण अधिक होती है, ठीक है। तो ये ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन आएगा कि साबुन की अपेक्षा अपमार्जक जो है, या साबुन के स्थान अपमार्जक क्यों ले लिया, तो आपका हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा कि ये जो है आपको कठोर जल में भी झाग उत्पन्न करता है, और साबुन की अपेक्षा अपमार्जक में आर्द्रता गुण अधिक होती है। क्लियर। बाकी जो क्वेश्चन है आपका 14 नंबर हम लोग कल से करते हैं। सेशन कैसा लगा आप लोग जरूर बताइए। आप लोग का वीडियो जो है वो देखा नहीं जा रहा है, तो वीडियो को शेयर कीजिए जरूर से जरूर। और देखिए आप ही लोग के लिए इतना चीज़ किया हूँ, क्योंकि आप लोगों का कहना है, तो आप सभी के लिए ही आपका ये चैनल है। आप लोग प्लीज़ इसको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर शेयर कीजिएगा दोस्तों के साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। जय हिंद।